दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो कल यस बैंक ने कमाल ही कर दिया। यस बैंक ने इंडसइंड बैंक को पछाड़ के नंबर 5 की पोजीशन हासिल कर ली, इंडिया की टॉप 5 बैंक में शामिल हो गई। अब आप देख सकते हो कि यस बैंक ने जो पोजीशन हासिल की थी, उसके पीछे रीज़न ये रहा कि इंडसइंड बैंक का शेयर भारी भरकम तरीके से गिरा। कुछ रीज़न रहे जिसकी वजह से गिरावट हुई और उस मौके का फ़ायदा यस बैंक ने उठाया, अपनी पोजीशन को ऊपर लाया। लेकिन वो रह नहीं पाई, आज फिर से नीचे आए। लेकिन यहाँ पे यस बैंक का स्टॉक जो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आप कह सकते हैं कि जो इसने पिछले दिनों जब तेज़ी में जो अपनी प्राइस बनाई थी, तेज़ी में जहाँ पे तक पहुँचा था वहाँ से आधी कीमत पे आया और इस मौके का पूरा फ़ायदा म्यूचुअल फंड ने उठाया। म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। तो क्या आने वाले समय में यस बैंक में कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा? आगे की संभावना क्या है? अब क्वार्टर 4 आने वाला है, क्वार्टर 4 के अंदर क्या संभावना बनेगी? वैसे पिछले सारे रिजल्ट हमने बहुत बेहतर देखे, लगातार यस बैंक मजबूत हो रही है। लेकिन यस बैंक और इंडसइंड बैंक में क्या फ़र्क है? दोनों में से मजबूत कौन सी है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स इस समय 73,991 के स्तर पर है। 74,000 का लेवल फिर से टूटा है। तो शुरुआत बाज़ार की काफ़ी अच्छी हुई थी। लगभग आप देख सकते हो कि यहाँ पे 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाज़ार ने शुरुआत की थी, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई और आप देख सकते हो कि बाज़ार इस समय फिर से रेड हो चुका है, गिरावट की तरफ दिखाई दे रहा है। यानी बाज़ार में अभी भी तेज़ी का माहौल बन नहीं पा रहा है और इसी वजह से आप देख सकते हो कि यस बैंक का स्टॉक भी उतना कोई ख़ास तेज़ी में नहीं है। इस समय तेज़ी ज़रूर है, लेकिन वो हल्की सी है। तो 16.25 के आसपास यस बैंक का स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और 0.62% की यहाँ पे तेज़ी है। वैसे स्टॉक पिछले दिनों तेज़ी में 32 रुपये तक पहुँच गया था, उस लेवल से आधी कीमत पे आ गया है। आज वॉल्यूम अच्छा खासा है, काफ़ी वॉल्यूम में तेज़ी से काम हो रहा है। कुछ बड़े फंड हाउस अच्छी खरीदारी भी कर रहे हैं और इसीलिए वॉल्यूम टॉपर बना हुआ पूरे बाज़ार में। वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे है यस बैंक। तो देख सकते हो कि इंडसइंड बैंक में 27% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और उसका फ़ायदा यस बैंक को हो गया। तो देख सकते हो कि इस गिरावट के बाद प्राइवेट सेक्टर के एक और बैंक यस बैंक ने इंडसइंड बैंक को मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से पीछे छोड़ दिया। दोपहर 3 बजे के कामकाज के दौरान यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 51,350 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया था कल। लेकिन इस बीच इंडसइंड बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें गिरावट होते हुए 51,110 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो इसके साथ ही अब जो देख सकते हो कल मार्केट कैप के लिहाज से यस बैंक देश का 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन गया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट कर लिया। बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ा मौका फिर से आया, क्योंकि 2020 में जो यस बैंक डूबने की कगार पे था उसको फिर से बचाया गया और वो कल के दिन में 5वां प्राइवेट बैंक बन गया, सबसे बड़ा। टॉप 5 में अपनी जगह बना ली और इंडसइंड बैंक है वो जो है 6 नंबर पे फिसल गया। तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक और यस बैंक दोनों ही प्रमुख बैंक है, लेकिन दोनों के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ फाइनेंशियल प्रदर्शन में बड़ा अंतर है। तो क्वार्टर 3 के नतीजों में दोनों बैंकों की स्थिति और रणनीति को अच्छे से हम समझेंगे तो पता चलेगा उसमें क्या क्या फ़र्क है। तो देख सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ इंडसइंड बैंक का नेट प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM यस बैंक की तुलना में अधिक है। इंडसइंड बैंक का NIM 3.93% है, जबकि यस बैंक का NIM 2.4% है। और यहाँ पे देख सकते हो कि रिपोर्टेड 2.4% है और 3% नॉर्मलाइज है। हालांकि यस बैंक की एडवांसेस ग्रोथ इंडस्ट्रीज एवरेज से ज़्यादा है। डिपॉजिट ग्रोथ और CASA रेशियो अगर देखें तो यस बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ औसत से बेहतर रही है, लेकिन इसका CASA रेशियो 33.1% है
और इंडसइंड बैंक का 35% है। तो उससे थोड़ा सा कम है यस बैंक का CA/SA रेशियो। इसका मतलब यह है कि इंडसइंड बैंक को कम लागत पर फंडिंग मिल रही है, जिससे उसकी बैलेंस शीट ज़्यादा मजबूत बनी हुई है। एसेट क्वालिटी के मामले में अगर आप देखें और रिस्क मैनेजमेंट के मामले में, तो एसेट क्वालिटी के मामले में इंडसइंड बैंक ज़्यादा सुरक्षित नज़र आता है। इसका NPA कम है, प्रोविज़न कवरेज रेशियो अधिक मजबूत है। दूसरी ओर यस बैंक ने बीते कुछ सालों में अपनी लेगेसी एसेट क्वालिटी को मुद्दों को हल किया है। अब इसका ग्रॉस NPA और नेट NPA नियंत्रण में है। बिजनेस मॉडल की बात करें और फोकस एरिया देखें तो इंडसइंड बैंक की लोन बुक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, कॉरपोरेट लोन शामिल है। वही यस बैंक अब रिटेल और SME बैंकिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिससे ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार की संभावना बढ़ गई है। तो मार्च महीने में इंडसइंड बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पूरा प्रॉब्लम हुआ? तो 10 मार्च 2025 को बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी मिली। 1500 करोड़ के डेरिवेटिव नुकसान की संभावना जताई गई। तो फॉरेक्स हेजिंग में गड़बड़ी के कारण पिछली तिमाहियों में मुनाफे को अधिक दिखाया गया। नेटवर्थ पर 2.35% नकारात्मक असर पड़ने की संभावना जताई गई। तो इससे पहले 7 मार्च 2025 को RBI ने CEO का जो कार्यकाल 3 साल जो बढ़ाने की बजाय सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया। मैनेजमेंट पर भरोसे की कमी और नेतृत्व कौशल पर सवाल उठाए गए। 31 जनवरी 2025 को माइक्रो फाइनेंस में बढ़ते NPA लगातार बढ़ते हुए नजर आए। एक नज़र डाले तो देखो Q4 में 4.69% था, Q1 में 5.37%, Q2 में यह 6.90% हुआ। तो Q3 फिर से आते आते ये 7.47% तक पहुंच गया। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो 19 जनवरी को देखो बैंक के CFO गोविंद जैन ने इस्तीफा दिया। 5 मई 2024 को क्या हुआ? RBI ने प्रमोटर को बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी और फंडिंग और प्रमोटर प्लेज को लेकर अनिश्चितता बनी। तो इन सब प्रॉब्लम से एक इंडसइंड बैंक पे झटका लगा, लेकिन आज अब देखें तो इंडसइंड बैंक फिर रिकवर भी हुआ है और मार्केट कैप के लिहाज से इंडसइंड बैंक फिर से आगे निकल गया है। इस समय मार्केट कैप इंडसइंड बैंक का 53,342 करोड़ के आसपास है और इसका P रेशियो 7.35 का, इंडस्ट्रीज़ का P रेशियो 11.91 है, यानी इसका P रेशियो है वो इंडस्ट्रीज़ के P रेशियो से काफ़ी कम है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से यस बैंक इस समय 50,636 करोड़ के आसपास है, यानी फिर से मार्केट कैप में पीछे हो गया और इसका P रेशियो ज़्यादा है, 23.41 का है और इंडस्ट्रीज़ P 11.91 का है, यानी P रेशियो के मुकाबले इंडसइंड बैंक अभी भी सस्ता है यस बैंक के मुकाबले। अब यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में जम के खरीदारी की है। देख सकते हो फरवरी महीना म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। करीब 56 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, बहुत सारा निवेश किया है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया था और इस गिरावट का पूरा फ़ायदा म्यूचुअल फंड की तरफ से उठाया गया है। म्यूचुअल फंड अब ऐसे स्टॉक में दाव लगा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए और जिनके फंडामेंटल अच्छे हो। तो यस बैंक लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। इसका बेहतर नमूना है कि हर बार हमने देखा है क्वार्टर जो है रिजल्ट बेहतर होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे भरोसा किया जा रहा है। सिर्फ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यस बैंक से एग्जिट लिया है, तो क्लियर है सिग्नल कि म्यूचुअल फंड इस समय यस बैंक में बहुत सारा निवेश कर रहे हैं। इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा दाव लगाया और अब फिर से Q4 भी आने वाला है। पिछले Q4 की तरफ नज़र डालें तो लगातार कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है। इस हिसाब से आशा है कि इस बार भी रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट की ही बात करें तो दिसंबर 2023 में जहाँ पे 243 करोड़ का प्रॉफिट था, वो दिसंबर 2024 में 619 करोड़ तक पहुंचा है, डबल से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है और आशा है कि इस बार भी ऐसा ही बेहतर नतीजा देखने को मिलेंगे, तो यस बैंक की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।